हाय एवरीवन, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। उसमें से लास्ट लेक्चर में हम लोग sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन को काफ़ी अच्छे से कंसिडर किया था। आज जो है हम लोग sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में देखेंगे। sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहले ऑर्बिटल्स की बात करें। s ऑर्बिटल px, py, pz, dxy, dyz and dzx atomic orbitals are participated। 7 ऑर्बिटल्स भाग लेंगे। s का एक ऑर्बिटल, p के तीनों ऑर्बिटल्स और d के 3 ऑर्बिटल्स। तो d में कौन कौन से ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो लिखा हुआ है। टोटल 7 ऑर्बिटल्स हैं, इसलिए नए ऑर्बिटल्स भी कितने बनेंगे? 7। लेकिन सातों एक जैसे नहीं होंगे। 7 नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड इन द सेट ऑफ 5+2। अभी जो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन है ना, इसको हम लोग कंपेयर करके पढ़ेंगे। और किससे कंपेयर करेंगे? sp3d हाइब्रिडाइजेशन से, क्योंकि एकदम वैसा ही है जैसा sp3d हाइब्रिडाइजेशन था, वैसा ही sp3d3 भी है। sp3d में हम लोग देखे थे ना कि 2 टाइप के ऑर्बिटल्स बन रहे थे 3+2 के सेट में। उसी प्रकार से यहाँ होगा, लेकिन यहाँ जो ऑर्बिटल्स होंगे वे 5+2 के सेट में होंगे। तो जरा कंपेयर करते हैं हम लोग। देखो, ये sp3d3 और एक ही sp3d। तो यहाँ 7 ऑर्बिटल है, 3 3 6 1 7, यहाँ 3 1 4 और 1 5। तो इस सातों में से 5+2 के सेट में बन रहा है और E बनता था 3+2 के सेट में। E तीनों को हम लोग बोलते थे इक्वाटोरियल, E दोनों कहलाता था एक्सियल। उसी प्रकार से E पांचों यहाँ कहलाएगा इक्वाटोरियल और E दोनों कहलाएगा एक्सियल। क्या बोले थे कि यहाँ इक्वाटोरियल होता है 120 डिग्री पे। कैसे? तो पॉइंट के चारों ओर का एंगल 360 होता है और 3 इक्वाटोरियल है, 3 से डिवाइड कर दो तो 120 डिग्री आएगा। उसी प्रकार से यहाँ ये पांचों कितना पे होगा? तो 360 डिग्री को 5 से डिवाइड करो तो 72 डिग्री। तो यहाँ इक्वाटोरियल रहेंगे 72 डिग्री पे। तो ये 3 इक्वाटोरियल मिलकर के यहाँ बना रहा था ट्राइगोनल बेस, क्योंकि 3 था तो 3 था इसलिए ट्राइगोनल। यहाँ 5 हैं इसीलिए मिल करके बनाएंगे पेंटागोनल बेस बनाएंगे। जैसे यहाँ ये दोनों परपेंडिकुलर था 90 डिग्री बना रहा था, उसी प्रकार से यहाँ ये दोनों परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री बनाएगा। एक अंतर यहाँ पे क्या होगा? मेजर डिफरेंस। यहाँ हम बतलाए थे कि एक्सियल बॉन्ड होता है लंबा एंड इक्वाटोरियल बॉन्ड छोटा। यहाँ बस उलट जाएगा, यहाँ एक्सियल बॉन्ड होगा छोटा और इक्वाटोरियल बॉन्ड होगा लंबा। क्यों होगा? तो इसके लिए एंगल की बात हम बतलाए थे कि एंगल जितना कम रहेगा रिपल्सन उतना ज़्यादा और बॉन्ड का लंबाई उतना ही अधिक। तो यहाँ ही दोनों को कंपेयर करो तो देखो एक्सियल का 90 है, इक्वाटोरियल का 120। तो एक्सियल का एंगल यहाँ कम है इसलिए ज़्यादा रिपल्सन एक्सपीरियंस करेगा और ये वाला बॉन्ड लंबा होगा। लेकिन यहाँ कंपेयर करो तो यहाँ देखो इक्वाटोरियल 72 पर है, एक्सियल 90 पे। तो इस बार इक्वाटोरियल का एंगल कम हो गया। तो एंगल जितना कम रहेगा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन उतना ही अधिक होगा और वो बॉन्ड लेंथ उतना ज़्यादा होगा। तो यहाँ एंगल कम इक्वाटोरियल का, इसीलिए इक्वाटोरियल बॉन्ड लंबा। यहाँ एंगल कम था एक्सियल का, इसलिए एक्सियल बॉन्ड लंबा। तो बाकी सारा चीज़ सिमिलर है। एक अंतर हो गया बॉन्ड लेंथ में, और बताया कि बॉन्ड लेंथ जो डिफर किया वह एंगल के चलते डिफर किया कि शॉर्ट एंगल जो है कौन सा है। बस इतना ही बात याद रखना है। बाकी अस्टेरिक नंबर 7 ज्योमेट्री लिखा हुआ है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। उसके बाद फिर हम लोग बॉन्ड एंगल जो बात करें तो 2 बॉन्ड एंगल है 72 डिग्री और 90 डिग्री करके। तो वैसे उसको हम लोग अभी देखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ये सारा चीज़ नोट्स में लाइन बाय लाइन जो है लिखा हुआ होगा। तो सबसे पहले जो ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग हम लोग देखते हैं। एस ऑर्बिटल सबसे पहले
स्फेरिकल शेप, px ऑर्बिटल, ये प्लस माइनस, py ऑर्बिटल प्लस माइनस, pz ऑर्बिटल, इसके बाद था dxy, तो ये पहले x बनाओ और ये y बनाओ, तो ये एक डम्बेल इधर एक डम्बेल इधर, ये दोनों में प्लस ये दोनों में माइनस, dxy, फिर dyz था, तो ये z वाला वर्टिकल हो गया, y वाला तिरछा, तो ये कैसे और ये कैसे, तो ये दोनों में प्लस ये दोनों में माइनस, dyz, और एक लास्ट बच गया dzx, तो ये z एक्सिस ये वाला x एक्सिस, तो एक डम्बेल इधर एक इधर, ये दोनों में प्लस ये दोनों में माइनस, तो ये हो गया dzx। तो यही 7 ऑर्बिटल्स हुए, s का एक, p के तीनों ऑर्बिटल्स और d में जो 3 ऑर्बिटल्स हैं dxy, dyz एंड dzx। अब ये सभी ऑर्बिटल्स को आपस में मिला दो, तो ये सब ऑर्बिटल आपस में मिला दोगे तो मिलाने के बाद इंटरमिक्सिंग होगा, हाइब्रिडाइजेशन, और इंटरमिक्सिंग होने के बाद 7 नए ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो 7 में से 5 ऑर्बिटल बताए कि एक प्लेन में होगा, ये पांचों एक प्लेन में होगा और इस सब को हम लोग बोलेंगे इक्वाटोरियल, और बाकी 2 जो है इस पर होगा परपेंडिकुलर ऐसा, और ये दोनों कहलाएगा क्या, एक्सियल। तो ये पांचों जो एक प्लेन में है ना, इस सब को मिला दो, मिलाने से पता चल जाएगा कि सब एक प्लेन में है ऐसा। इस प्रकार से बाकी जो ये दोनों है इस पर हो जाएगा परपेंडिकुलर। बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर से ज़्यादा पता चलेगा। ई सबसे पहले ये 5 में हुआ, अब बताएं हम ना कि किसी पॉइंट के चारों ओर का एंगल होता है 360 डिग्री और ये पॉइंट 5 बराबर भाग में बटा है। फिगर से देखने से पता नहीं चलेगा, लेकिन जानो कि पांचों इक्वल भाग में बटेगा, तो इसको 5 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 72 डिग्री। नहीं तो इस सब एंगल 72 होगा, 72, 72, 72, 72 और ये भी कितना होगा 72। अब बाकी 2 जो है इस पर परपेंडिकुलर होगा, ऐसे परपेंडिकुलर का लाइन हम लोग ऐसे दिखाएंगे। तो जो ये परपेंडिकुलर है इसको ऐसे समझ लेना कि जो बॉन्ड ऊपर है मतलब ये ऐसे खड़ा है, तो खड़ा है मतलब सबके साथ 90 बनाएगा, इधर भी 90, इधर भी 90, इधर भी 90, इधर भी, मतलब ये जो ऊपर से परपेंडिकुलर है ये पांचों के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। याद करो जैसे sp3d में बतलाए थे, उसी प्रकार से ई वाला जो बॉन्ड है वो नीचे की ओर है, तो नीचे से सबके साथ जो है परपेंडिकुलर होगा तो 5 90 डिग्री वहाँ बनेगा। मतलब यहाँ 72 डिग्री का 5 एंगल बना, एक ये पूरा 2 3 4 5 और 90 डिग्री का कितना, तो 5 एंगल ऊपर से 90 डिग्री, 5 एंगल ये नीचे से बनाएगा, मतलब टोटल 10। तो 72 डिग्री के 5 एंगल और 90 डिग्री के 10 एंगल, जैसे बाकी भी समझाए वैसे ही याद रखो। अब जब इसको मिलाओगे तो ये सब मिला दो, तो ई कहलाएगा पेंटागोनल बेस। 5 साइड है ना, देखो तो 1 2 3 4 5, इसलिए पेंटागोनल बेस, और ये इस पर दोनों है परपेंडिकुलर। तो बताए कि ये सब तो इसका हो जाएगा इक्वाटोरियल बॉन्ड और ये दोनों इसका होना है एक्सियल बॉन्ड। तो यहाँ उल्टा होगा, इक्वाटोरियल बॉन्ड लंबा होगा, लॉन्गर बॉन्ड, रीजन बता दिए ना, एंगल कम है। एक्सियल बॉन्ड छोटा होगा इसलिए जाएगा शॉर्टर बॉन्ड। और बाकी जब एग्जाम्पल देखेंगे तो हम लोग डाटा से कंफर्म हो जाएंगे, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है बॉन्ड लेंथ का, तो वहाँ से पता चल जाएगा कि कौन सा बॉन्ड लंबा है या कौन सा बॉन्ड जो है सो छोटा है। ज्योमेट्री का नाम लिखना चाहें यदि, ज्योमेट्री का नाम, तो नाम क्या हो जाएगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल मैंने समझ गया ना कि पेंटागोन बेस है, और बाइपिरामिडल मतलब 2 पिरामिड है, एक ही ऊपर से पिरामिड रहेगा और एक ही नीचे से, जैसा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में बतलाए थे उसी प्रकार से है। शॉर्ट में इसको हम लोग लिखते हैं PBP ऐसा। तो बस दोनों को कंपेयर करके पढ़ना है, sp3d और sp3d3 को, तो और आसानी से समझ में आएगा। बाकी एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं।
तो इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन का IF7। तो सबसे पहले IF7 का रफ डायग्राम बनाओ। आयोडीन 7 फ्लोरीन है, कहीं भी सातों फ्लोरीन को रखो, ये 3 4 5 6 7। अब आयोडीन का वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और साथ ही साथ आयोडीन 7 बॉन्ड भी बना रहा है। इसका मतलब कि आयोडीन के पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो आयोडीन 7 बॉन्ड बना रहा है तो अनपेयर्ड भी 7 होना चाहिए, है कि नहीं देखते हैं। तो एटॉमिक नंबर होता है 53। कन्फिग्रेशन लिखोगे तो क्रिप्टन का 36, इसके बाद होता है 4d10 5s2 5p6 नहीं 5p हो जाएगा 5 और आगे 5d। तो 5s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 5p तो p में 3 ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन 5, 1 2 3 4 5 और d में ऑर्बिटल्स 5, पांचों के पांचों खाली है। तो जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे ग्राउंड स्टेट का आयोडीन के लिए, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से हम लोग देख क्या रहे हैं कि इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जबकि आयोडीन बॉन्ड यहाँ बना रहा है 7, तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए? 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन करने के लिए क्या बताए हैं कि इस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को आगे करना होगा। चलो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को आगे करते हैं। तो आगे करने के लिए जो है एक को यहाँ करो, इसको भी यहाँ करो, उसी प्रकार से ई वाला भी यहाँ करो, तो एक्साइटेड स्टेट वाला बात होगा। तो फिर देखो एक इलेक्ट्रॉन इसमें बचेगा, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ बचेंगे अनपेयर और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी आ जाएंगे, 7 अनपेयर्ड हो गए। अब ऑर्बिटल्स का इंटरमिक्सिंग करते हैं हम लोग। तो इंटरमिक्सिंग कैसे करोगे? तो जितना सिग्मा बॉन्ड बनता है, अब चूंकि आयोडीन यहाँ जो 7 बॉन्ड बना रहा है, 7 का 7 सिंगल है, सिंगल मतलब सिग्मा है, इसीलिए 7 ऑर्बिटल्स मिलेंगे। तो एक ऑर्बिटल एस, 3p और 3d, देखो यहाँ तक हाइब्रिडेशन क्या होगा? ई वाला ऑर्बिटल एस का है, ई तीनों p का है इसलिए sp3 और ई तीनों d का है इसलिए d3। तो हाइब्रिडेशन हो गया sp3d3। अब इस सातों ऑर्बिटल्स को एक साथ बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 7 ऑर्बिटल्स। अभी तो आयोडीन का हुआ ना, तो आयोडीन के साथ बॉन्ड कौन बना रहा है? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, तो ये 2s2 2p5, ये 2p5 ऐसा। तो इसका एक अनपेयर्ड और इसका एक अनपेयर्ड मिलकर के बॉन्ड बना लेगा। ऐसे ऐसे 7 फ्लोरीन है, एक का दिखलाए 6 का वही हाल होगा। तो सबको डायरेक्ट लिख दो ऐसे ऐसा। अब इसका बनाओ डायग्राम। तो देखो आयोडीन का यहाँ जो 7 ऑर्बिटल है, सातों ऑर्बिटल्स हैं sp3d3 और sp3d3 ऑर्बिटल्स का शेप किस प्रकार से होता है अभी हम लोग देखें उसका अरेंजमेंट, वैसे ही बनाओगे। तो आयोडीन 7 ऑर्बिटल कैसे कैसे था? एक इस तरफ मान लो, एक इधर मानो, पहले सब इक्वाटोरियल वाला बनाओ, उसके बाद फिर एक्सियल वाला, सब में प्लस साइन क्योंकि सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं और सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भी है। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं ऐसा। अब इस सबके साथ फ्लोरीन बॉन्ड बना रहा है बाबू, और फ्लोरीन का देखो कि जो इलेक्ट्रॉन है p ऑर्बिटल में है और p ऑर्बिटल का शेप होता है कैसा? डम्बेल। तो डम्बेल शेप से ओवरलैपिंग दिखलाओ, फ्लोरीन प्लस माइनस, यहाँ भी फ्लोरीन प्लस माइनस, फिर यहाँ भी फ्लोरीन प्लस माइनस। वैसे इस सबके साथ फ्लोरीन का ऑर्बिटल ही ओवरलैप करेगा, प्लस माइनस। वैसे यहाँ प्लस माइनस, सेम वे में यहाँ भी दिखलाएंगे हम लोग, प्लस माइनस से यहाँ प्लस माइनस ऐसा। तो ये सब जो है फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन के ये सभी p ऑर्बिटल्स हुए, और जो आयोडीन का ये वाला ऑर्बिटल है ये sp3d3 है, हेड ऑन ओवरलैपिंग सिग्मा। तो ये जो बॉन्ड बनेगा इसका नाम क्या हो जाएगा? sp3
D3 सिग्मा बॉन्ड, सॉरी sp3d3p सिग्मा बॉन्ड। मतलब ये जो सिग्मा बॉन्ड बना है दो ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से, उसमें से एक ऑर्बिटल sp3d3 का है आयोडीन वाला, और एक ऑर्बिटल p का है, और p का ऑर्बिटल जो किसका है, फ्लोरीन का है, इसलिए sp3d3p सिग्मा बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर इसका बनाओगे तो यहाँ बनाते हैं आयोडीन, पहले 7 फ्लोरीन है इक्वाटोरियल पे ऐसे, और 2 है एक्सियल का ऐसे। सब जगह फ्लोरीन है, सब जगह फ्लोरीन दिखाओ, 1 2 3 4 5 6 7, और सब फ्लोरीन पे 3-3 लोन पेयर होता है ऐसे। इस तरह से। अब जो अभी हम बात बतलाए कि इसमें इक्वाटोरियल बॉन्ड लंबा होता है एक्सियल के तुलना में, तो देखो एक्सपेरिमेंटल डाटा है, इस इक्वाटोरियल बॉन्ड का लंबाई होता है 1.86 एंगस्ट्रॉम, और ये जो एक्सियल है इसका लंबाई है 1.79 एंगस्ट्रॉम। तो ये जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है ये सपोर्ट कर रहा है इस बात को कि जो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन है ना, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, इसमें इक्वाटोरियल बॉन्ड लंबा होता है, और लंबा होने के पीछे कारण देख लिए हम लोग। अब यदि शेप का नाम पूछा जाए कि कैसा शेप होना है, तो क्या नाम लिखोगे शेप का, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, PBP, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। बहुत इंपॉर्टेंट है, IF7 का शेप जो है एग्जामिनेशन में आता है, इसको याद रखोगे। एंगल सब उतना ही होगा, ये सब जो एंगल देख रहे हो E 72 डिग्री होगा, यहाँ से यहाँ E भी 72 होगा, लेकिन E परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री। अच्छा, E वाला इसके साथ भी परपेंडिकुलर है तो E भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये सब एंगल वगैरह हम लोग अच्छे से समझे हुए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब IF7 के बाद एक एग्जाम्पल और है इसमें, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो IF7 के बाद जो इसमें एक मॉलिक्यूल आता है वो है XeF6। रफ डायग्राम बनाएंगे पहले। जेनॉन सेंट्रल एटम, 6 फ्लोरीन है, कहीं भी जोड़ दो अभी ऐसे। अब बताएं कि जेनॉन नोबल गैस है, नोबल गैस का वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8, लेकिन जेनॉन यहाँ बॉन्ड बना रहा है 6, तो 8 में से 6 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाए, 2 इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं, तो वे 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ लोन पेयर हो जाएंगे। अब जेनॉन का कन्फिग्रेशन लिखो तो उसका एटॉमिक नंबर होता है 54, सेम हो जाएगा, बस यहाँ 5p6 ऐसा। तो देखो अभी यहाँ एक भी अनपेयर नहीं है, चाहिए कितना 6, क्योंकि 6 बॉन्ड बना रहा है, तो 6 अनपेयर करने के लिए इस सब इलेक्ट्रॉन को आगे करना होगा, यहाँ से नहीं। ई वाला इलेक्ट्रॉन को यहाँ करो, इसको इसमें करो, और ई वाला को यहाँ कर दो, तो ई वाला इलेक्ट्रॉन तो पेयर्ड बच जाएगा ना। याद रखोगे कि इलेक्ट्रॉन जो यहाँ अनपेयर करते हैं ना, ज़रूरत के हिसाब से, यहाँ हम लोग को 6 ही चाहिए तो इतना ही को पढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन अभी ही हो गया। तुम इसको भी आगे करोगे तो 8 हो जाएगा अनपेयर, तो 8 नहीं चाहिए, 6 ही चाहिए, क्योंकि बॉन्ड कितना बन रहा है 6। ऑर्बिटल मिला दो तो एक लोन पेयर और बाकी 6 सिग्मा बॉन्ड, तो ई 6 वो सिग्मा बॉन्ड, ई लोन पेयर। तो एस का एक ऑर्बिटल मिला, पी के 3 ऑर्बिटल्स मिले, डी के भी 3 ऑर्बिटल्स मिले, तो हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद यहाँ तो ये लोन पेयर है, और ई वाला जो देख रहे हो तो ये फ्लोरीन अब यहाँ नहीं, यहाँ से मिलेगा, ऐसे ऐसे सभी फ्लोरीन मिल गए आपस में। अब जब यहाँ दिखाओगे तो दिखलाने से चलो इसमें यहाँ बीच में रख दो जेनॉन, और एक ऑर्बिटल में है लोन पेयर, तो ये जो एक्सियल वाला ऑर्बिटल है इसमें लोन पेयर, एक्सियल बोल रहे हैं, इक्वाटोरियल का जो ऑर्बिटल है इसमें एक में दिखा दो लोन पेयर, इसमें एक लोन पेयर दिखा दो यहाँ ऐसा। हालांकि देखो तो लोन पेयर का एक्चुअल पोजीशन होना चाहिए एक्सियल, क्योंकि जो sp3d हाइब्रिडाइजेशन बताए हैं उसमें लोन पेयर होता था इक्वाटोरियल में, क्योंकि इक्वाटोरियल का एंगल होता था ज़्यादा, तो ज़्यादा एंगल में लोन पेयर रहेगा तो कम रिपल्सन करेगा,
उसी हिसाब से यहाँ तो ज़्यादा एंगल एक्सियल में है 90 डिग्री, इक्वाटोरियल में तो यहाँ 72 डिग्री होता है, तो उस हिसाब से लोन पेयर इसमें होना चाहिए एक्सियल में, लेकिन हम दिखा रहे हैं कहाँ, इक्वाटोरियल में। इसीलिए क्योंकि याद रखोगे इस टाइप के मॉलिक्यूल में एक फेनोमेनन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लुक्सियोनालिटी। मैंने इसके चलते होता है क्या है ना कि मॉलिक्यूल फ्लक्चुएट करते रहता है, एक्सियल इक्वाटोरियल बॉन्ड आपस में इंटरचेंज करते हैं, तो पोजीशन तो एक्चुअल उसका एक्सियल में ही होना चाहिए क्योंकि ज़्यादा एंगल है तो रिपल्सन कम करता, लेकिन इक्वाटोरियल में दिखा रहे हैं तो दिखा क्या रहे हैं वो एक्सियल में ही होता है, लेकिन इस फेनोमेनन के चलते जो है वो एक्सियल में मतलब इक्वाटोरियल में शो किया जाता है इस प्रकार से। बाकी सब कुछ सेम है। तो यहाँ जब इसका शेप बनाओगे तो ये बीच में हो जाएगा जेनॉन और एक तरफ यहाँ लोन पेयर है, तो यहाँ लोन पेयर दिखला दो ऐसे। अब लोन पेयर आ गया तो हम बताएं कि लोन पेयर आने से शेप भी बिगड़ता है, एंगल भी बिगड़ता है। बॉन्ड लेंथ का बात यहाँ हम लोग नहीं करेंगे, बस बॉन्ड लेंथ वही चीज़ है कि इक्वाटोरियल लंबा होगा किससे, एक्सियल से। तो ऐसा शेप बना। इस शेप का नाम हम लोग लिखते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। देखो ये जो 6 बॉन्ड ऐसे रहता था ना तो शेप का नाम हम लोग ऑक्टाहेड्रल ही लिखते थे, लेकिन यहाँ बोलेंगे डिस्टॉर्टेड। डिस्टॉर्टेड बोलने के पीछे कारण क्या है, पहला कारण कि लोन पेयर है और दूसरा कि ऑक्टाहेड्रल में एंगल होता था 90 डिग्री, लेकिन यहाँ ये वाला एंगल 72 है और जब अब लोन पेयर आ गया तो 72 से भी कम हो जाएगा, लेस देन 72 डिग्री। तो ऑक्टाहेड्रल तब होता, बॉन्ड 6 है वो तो ठीक है कि ऑक्टाहेड्रल में जैसे 6 बॉन्ड होता है यहाँ भी 6 है, लेकिन एंगल भी तो देखना है कि वहाँ एंगल 90 होता था, यहाँ एंगल 72 से भी कम है, तो 6 बॉन्ड है इसलिए ऑक्टाहेड्रल बोल रहे हैं, लेकिन एंगल सेम नहीं इसलिए बोलेंगे डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। या इसी शेप को डिस्टॉर्टेड पेंटागोनल बाइपिरामिडल भी लिखा जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा सुटेबल यही है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। और बताए ये लोन पेयर को यहीं कहीं एक्सियल में होना चाहिए, लेकिन एक्सियल में ना हो करके इसको इक्वाटोरियल में दिखाते हैं, तो इक्वाटोरियल में ऐसे कहीं भी इसको जो है सो दिखा सकते हो, कहीं भी दिखाते हैं। और कहीं भी दिखाओगे तो शेप का नाम यही होगा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप। तो इस तरह से ही XeF6 का शेप हुआ। तो sp3d3 में जो है यही 2 एग्जाम्पल्स थे बहुत इंपॉर्टेंट और कॉमन, IF7 का और XeF6 का। प्रैक्टिस करने के लिए यही दोनों एग्जाम्पल्स को आप लोग जो है 1-2 बार अपने से बना लोगे तो समझ में आ जाएगा क्या है। तो अब देखो इस तरह से जितने टाइप का हाइब्रिडाइजेशन हम लोग पढ़े थे या लिखे थे sp से लेकर के sp3d3 तक, इसके अलावे भी कुछ हाइब्रिडाइजेशन होते हैं जो क्लास 12 का चैप्टर में पढ़ना है तो वहाँ आप लोग जानोगे। बस यहाँ हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट केवल लाना था। तो हम लोग अच्छे से शेप सहित एंगल लेंथ सब कुछ देखते हुए जो है देखे, इसको कई बार प्रैक्टिस करोगे तुम लोग। आगे हम लोग जो है ना कुछ और मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, क्योंकि अभी तक जितने मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन हम लोग देखे मैक्सिमम में केवल सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था। शुरुआत के 1-2 एग्जाम्पल थे जैसे C2H2 एंड C2H4, उसमें पाई बॉन्ड्स बन रहे थे। उसके बाद जितना भी एग्जाम्पल हम लोग देखे ना सब में केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड था। कुछ पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स का भी हम लोग जो है ना एग्जाम्पल देखेंगे। तो पाई बॉन्ड मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड, और बताएं कि डबल बॉन्ड कौन बनाता है, ऑक्सीजन। तो वैसे मॉलिक्यूल का शेप अब हम लोग देखेंगे जिसमें ऑक्सीजन हो, जैसे CO2, SO3, SO2, POCl3, SO2Cl2, ये सभी मॉलिक्यूल। साथ ही साथ कुछ ऑक्सो एनायंस भी देखेंगे जैसे कार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन, ऐसा फॉस्फेट आयन। तो ये सभी जो ऑक्सो आयन्स हैं इस सब का भी शेप हम लोग देखेंगे कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे इस सब मॉलिक्यूल का जो शेप है वो पता किया जाता है। तो उतना करने के बाद जो है सो फिर हाइब्रिडाइजेशन में कुछ एडवांस टॉपिक बचेगा हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो उस एडवांस टॉपिक के बारे में भी जो है हम लोग कंसिडर करेंगे। तो इतना आप लोग ध्यान से जो है समझो, वीडियो के थ्रू नोट्स में लिखा हुआ वहाँ से पढ़ो, फिर जो दिक्कत होता है उसको पीछो। तो ठीक है, बाकी डिस्कशन फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।